हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही आसान से चैप्टर में जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये चैप्टर इजी नहीं है। देखो, मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है बिकॉज यहाँ पर हम लोग डेटा को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पर हम तीन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। मीन, मीडियन, मोड को हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, जिनके बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है और इंटरनेट पे कई जगहों पर उनके डेरिवेशंस भी मौजूद हैं। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जिसकी वजह से ये चैप्टर एक्चुअली में मुश्किल बनता है, वो है उसकी सही दिशा, उसको समझने की सही दिशा। स्टेटिस्टिक्स का एक्चुअल यूज क्या है, स्टेटिस्टिक्स को हम कब यूज करते हैं, नेचर में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डेटा नेचर हम लोगों को किस किस वे में प्रोवाइड करता है, उसको जब हम एक बार समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद ये सुपर इजी चैप्टर बन जाता है। क्योंकि उसके बाद जितने भी ये फॉर्मूलाज है ना, इनको हम खुद ब खुद डिस्कवर कर सकते हैं और हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी सा बन जाता है, या मैथमेटिक्स का ये पार्ट सुपर इजी बन जाता है जिसको हम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। तो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं स्टेटिस्टिक्स के एक्चुअल मीनिंग को समझने से। जब हमें उसका मीनिंग समझ आएगा, उसके बाद मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा जो आप 10th में पढ़ने वाले हो, वो चीज पढ़ना हमारे लिए सुपर इजी हो जाएगा। अब हम लोगों ने ऑलरेडी 9th ग्रेड में स्टेटिस्टिक्स को पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने डेटा का, जहां पर उसको ग्रुप नहीं किया गया था, सिंपली डेटा था हमारे पास, उस डेटा का मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, इस चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रखा है। बट स्टिल हम लोग पहले स्टेटिस्टिक्स के मीनिंग को जानेंगे, इनको जानेंगे और किस सिनेरियो में हमें इनको यूज करना चाहिए वो चीज जानेंगे, और इससे हमें मिलता क्या है सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे। और उसके बाद देखना ये सारा पार्ट आपका कितनी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, और जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करना है, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है, रिजल्ट नेचर हमें खुद ब खुद प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यही है द राइट वे ऑफ एजुकेशन और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। अब देखो, ऑब्वियसली अगर हम अपनी सारी मैथमेटिक्स की जर्नी को 10th ग्रेड की अगर हम देखते हैं, तो शुरुआती टाइम पे ही जब मैंने मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचर से बात करने की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो है आपकी मैथमेटिक्स। अब नेचर को हम नंबर्स के साथ एसोसिएट करते हैं, उन नंबर्स के जरिए वो हमें कुछ शो करना चाहता है, यानी कि हम नंबर के फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं और इन दी एंड हम लोग क्या डिस्कवर करते हैं, एक फॉर्मूला जो कि हमें मदद करता है उसी ऑब्जर्वेशन को बार बार और जल्दी जल्दी उसको यूज करने में, और फिर वो बन जाता है लैंग्वेज का पार्ट, यानी मैथमेटिक्स का पार्ट। और उसके जरिए फिर हम और नई लैंग्वेज सीखते हैं नेचर को ऑब्जर्व करके, या फिर फिजिक्स के कोई लॉज को हम लोग, साइंस के लॉज को हम डिस्कवर करते हैं, एंड हम लोग कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारा एक प्रॉपर मैथमेटिक्स की जर्नी रहती है कि मैथमेटिक्स के जरिए हम नेचर से बात करने की भाषा को सीख रहे हैं। अब इमेजिन करो कि आप साइंस की फील्ड में आप एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को या पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो शुरुआत में, जस्ट इन द बिगिनिंग, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे नेचर के द्वारा नंबर्स, और वो नंबर्स आपको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? आप उन नंबर्स को लिख लेते हो, जैसे कि ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, इस फॉर्मेट में लिखते हो ताकि आप उसके पैटर्न को समझ सको। ठीक है, नेचर से बात करने के लिए आपने नंबर्स का यूज किया, यानी मैथमेटिक्स का यूज किया। अब उसके पैटर्न के बिहेवियर को आप देख रहे हो और उससे आप आइडिया लगा रहे हो कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। और इन चीजों में आपके पास कई प्रकार की चीजें आती हैं, जैसे कि अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करो इन रियलिटी में, ठीक है, तो आपके पास एक कंसिस्टेंट पैटर्न होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे हाइट को टाइम के साथ ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो मैं एक क्या करता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग कि भाई जब आप पैदा हुए हो टाइम आपका 0 है, ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास हाइट है। ठीक है, जब आप पैदा हुए तो आपकी एक सर्टेन हाइट तो होगी, और टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपकी हाइट ग्रो करेगी, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपकी हाइट एक कांस्टेंट लेंथ पर आ जाती है। तो इट मींस आपने ये जो पैटर्न देखा, ये कैसे देखा? नेचर में हाइट के डेटा को रिप्रेजेंट करते रहो और उसके बेसिस पर आपको ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि इस तरह का पैटर्न आपको हाइट वर्सेस टाइम के ग्राफ में देखने को मिलेगा, या फिर हाइट और टाइम का जो रिलेशन है वो इस ग्राफ के जरिए हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक और तरह की ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें आपका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें, अगर मान लो कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों की जो साइकोलॉजी होती है, से फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस के केस में लेके चलते हैं, ठीक है, कि फाइनेंस के केस में कुछ लोगों की साइकोलॉजी है कि हमें पैसा बचाना चाहिए, कुछ लोगों की साइकोलॉजी ये कहती है कि हमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ लोगों की साइकोलॉजी कि हमें सेविंग भी करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। तो इस बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो हमें एक इस तरह का डेटा मिलेगा कि आउट ऑफ 1000 पीपल 700 पीपल थिंक कि पैसे को सेव करना चाहिए, ठीक है, 200 पीपल थिंक कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड 100 पीपल थिंक कि पैसे को सेव भी करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। ठीक है, तो इस डेटा की मदद से मैं क्या प्रिडिक्ट कर पाऊंगा कि यहां पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो पैसे को सेव करने में ज्यादा बिलीव कर रही है। तो यहां पर मुझे कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन इस डेटा की मदद से एक सेंट्रल टेंडेंसी मिलेगी मेजॉरिटी की, कि मेजॉरिटी क्या सोचती है, मेजॉरिटी की क्या साइकोलॉजी है मनी को लेकर। अगर मैं मार्क्स को लेकर बात करूं तो मार्क्स में भी सेम टू सेम ऐसा होगा कि इतने बच्चों के यहां तक नंबर आए हैं,
उतने बच्चों के वहां तक नंबर आए हैं। तो मेजॉरिटी बच्चों के नंबर कहां तक आए हैं? जैसे हम जेडब्ल्यू का एग्जाम देते हैं तो उसमें यह आता है कि यार सिर्फ अबव 200 टू 3 अबव 200 से 300 की रेंज में सिर्फ अराउंड 100 स्टूडेंट्स आते हैं। 100 से लेकर 200 की रेंज में आपके 25,000 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वेरस 0 से लेकर 100 की रेंज में आपके रिमेनिंग जो 10 लाख में से 10 लाख 11 लाख जितने भी देते हैं, मान लो 8 लाख स्टूडेंट आ गए यहां पर, तो इस रेंज में आ जाते हैं। तो मेजॉरिटी, अगर हम इसको एजुकेशन पैरामीटर को समझने की कोशिश करें कि यार हमारा कोचिंग इंडस्ट्री जो है, से फॉर एग्जांपल, उसने ज्ञान तो सबको बराबर दिया, बट उसमें से कितने प्रतिशत बच्चे, प्रतिशत कह लो, या कितने बच्चे 100 नंबर मतलब 200 से 300 ला पाए, कुछ 25,000 बच्चे ही 100 का आंकड़ा पार कर पाए, और 8 लाख बच्चे बिलो 100 रह गए। तो मेजॉरिटी के पास वो ज्ञान पूरे मात्रा में पहुंच नहीं रहा है। स्टेटिस्टिक्स के जरिए आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को समझ पाते हो और उस एनालिसिस के बेसिस पर इंप्रूव कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल, इस साल ये डेटा है, मान लो हम राइट वे ऑफ एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं और ये डेटा इस तरह से चेंज हो जाता है कि यहां पर हो जाते हैं 10,000, ठीक है, और यहां तक आते आते वो हो जाता है मान लो 2 लाख पहुंच जाता है, और यहां पे आते आते रह जाता है मान लो 6 लाख रह जाता है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इट मींस अब इन दोनों डेटा को अगर हम देखते हैं तो हमें इससे आइडिया लगता है कि एजुकेशन सेक्टर ने ग्रो किया है। वही अगर ये वैल्यू पहले से कम हो जाएगी तो एजुकेशन सेक्टर आपका ग्रो नहीं किया, वो डिक्रीज कर गया, वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में चला गया है। तो जहां पर आप फॉर्मूलाज नहीं बना सकते हो, वहां पर भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, या फिर उनके बेसिस पर देख सकते हो कि इनकी की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कि अगर मान लो एक कंपनी में एक इंप्लॉय वर्क कर रहा है, उसके पैरामीटर्स को मुझे चेक करना है, तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी, वो दिल से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके घर की कंडीशन क्या चल रही है, और क्या क्या उस पे कोई डेट तो नहीं है, लोन तो नहीं है, ये पैरामीटर टाइम के साथ वेरी करते हैं। तो इनका फॉर्मूला बनाना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है। से फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी, अभी मेरे पास कोई डेट नहीं है, अभी मेरे पास मान लो 1 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम आ रही है, तो अभी मैं 1 लाख में काफी ज्यादा हैप्पी हूं, और हैप्पी हूं तो मैं वर्क भी अपनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कर रहा हूं। बट क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपए सैलरी आने लगी है, मैंने कार ले लिया, घर ले लिया, और डेट में चला गया, ईएमआईज उठा ली मैंने उसकी, तो अब मेरे लिए नेक्स्ट ईयर से 1 लाख रुपीस कम पड़ने स्टार्ट हो गए, तो मेरी थोड़ी सी हैप्पीनेस जो है वो डिक्रीज हो गई, जिससे मेरी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। बट आई वांट द प्रमोशन, क्योंकि मुझे डेट को भी चुकाना है, जिसकी वजह से मेरे जो परफॉर्मेंस है वो कम हुई। पहले साल मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा थी, अगले साल मेरी परफॉर्मेंस कम हुई। बट ये चीजें ऑफिस में मान लो जो बॉस है उसको नहीं पता है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करेगा? आपकी एफिशिएंसी से चेक करेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी लास्ट ईयर कितनी थी, इस ईयर कितनी है। यही सारी चीजें आपके स्टॉक मार्केट में भी वर्क करती हैं कि कंपनी ने इस साल इतनी ग्रोथ करी है, मान लो 500 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी, और उसके बाद उसका एबिटा निकल कर आता है मान लो 400 करोड़ का निकल कर आता है, मतलब जो 500 करोड़ की अर्निंग है, यही उसका एबिटा हो गया मान लो, और टैक्स काटने के बाद उसकी 400 करोड़ का प्रॉफिट निकल कर आता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर उसने 400 करोड़ का उसकी नेट रेवेन्यू हुई, लेकिन उसमें से टैक्स वैक्स काट के उसने 200 करोड़ का ही प्रॉफिट किया, या फिर अगर उसने कोई डेट लिया तो सिर्फ 200 करोड़ का ही प्रॉफिट बचा। तो इसके बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस क्या हम क्या आंकेंगे कि वो कम हो रही है, तो इससे आइडिया लगेगा कि शेयर का प्राइस जो है वो डिक्रीज जाने वाला है, क्योंकि लोगों का भरोसा उस कंपनी से कम होना शुरू हो जाएगा। इसी के बेसिस पे वहां पे सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो स्टेटिस्टिक्स का यूज हर जगह कर सकते हैं आप। यहां पर स्टेटिस्टिक्स के जरिए नए फॉर्मूलाज भी डिस्कवर करते हो, और जहां फॉर्मूला नहीं बन सकते हैं उस एरिया को भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला बनाना कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए आपको हर पैरामीटर पता होना चाहिए, लेकिन हर पैरामीटर पता करना नामुमकिन है। से फॉर एग्जांपल, हमारा ब्रेन किस फॉर्मूले से बिहेव करता है, तो देखो यहां पर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। आपकी डाइट कैसी है, क्या आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, आपकी थिंकिंग पावर कैसी है, आपका सराउंडिंग कैसा है, आपके साथ जो दोस्त हैं उनके सोचने की क्षमता किस तरह की है, वो किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, प्लस आप किस कंट्री में बॉर्न हुए हो, ये भी इसमें फैक्ट लाता है, क्योंकि वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपकी हैबिट बनती है। आपका जो ज्योग्राफी है, जैसे कि आप रेगिस्तानी एरिया में रहते हो या फिर रिवर वाले एरिया के पास रहते हो, किस तरह के जगह पे रहते हो, इनके बेसिस पर आपका माइंड जो है वो डेवलप करता है। तो यहां पर ये तो मैंने बहुत कम पैरामीटर्स बताए, इसके अलावा भी बहुत पैरामीटर्स हैं। कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं लगी, अगर लगी तो उसका इंपैक्ट आपके ब्रेन पे कितना हुआ, क्या आप नशा तो नहीं करते हो, उसका इंपैक्ट आपके ब्रेन पे क्या होता है। मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। तो यहां पर आपकी परफॉर्मेंस को या आपके ब्रेन के ग्रोथ को हम कैसे चेक करेंगे? डेटा के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से, कि वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है। एंड दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज, ठीक है। अमूमन हम लोग डायरेक्टली इस चैप्टर को फॉर्मूले मतलब पार्ट से स्टार्ट कर देते हैं कि मीन मीडियन मोड की डेफिनेशन बता देते हैं, बट इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उसको याद कर रहे हैं। एक्चुअल मीनिंग हमें स्टैटिस्टिक्स का समझना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का मेन मीनिंग समझ आया होगा, और नेचर में इसकी क्या अहमियत है ये आपको समझ आई होगी। जहां आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स का रोल है इन द बिगिनिंग, क्योंकि शुरुआत में तो आपके पास नंबर्स ही हैं, उसी के फ्लो को आप ऑब्जर्व करके एक फॉर्मूला बना सकते हो। जहां फॉर्मूला नहीं बना सकते वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर जहां फॉर्मूला नहीं बना सकते, आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे
ये कैसे उसके बिहेवियर को समझ पाओगे? नंबर्स के जरिए। दैट इज वाई मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। अब बारी आती है कि ये जो नंबर्स हैं इसको नेचर हमें कितने वेज में शो करता है। अब हम जो स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें अगली इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि नेचर हमें इंफॉर्मेशन किस किस वे में दे सकता है। तो हम यहां पर कुछ सिनेरियोज लेते हैं जिनके बेसिस पर हमें समझ आएगा कि हमें नंबर्स किस तरह मिलेंगे। से फॉर एग्जांपल कि मैं एक लाइन की लेंथ को मेजर करना चाहता हूं, ठीक है। अब अगर मैं लेंथ को मेजर करना चाहता हूं और मैंने ये सोच लिया कि मैं इसकी एग्जैक्ट लेंथ को बताना चाहता हूं, ये मैंने सोचा। अब अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लेंथ बताना चाहता हूं तो ऑब्वियसली यहां पर मेरे पास आएगा ह्यूमन एरर एंड मशीन एरर भी आएगा। इसको आप मशीन समझो कि अगर मैं इसकी लेंथ को मेजर कर रहा हूं, वाओ, अभी इस स्केल के हिसाब से ये 5 इंचेस के बराबर है। लेकिन अगर मैं 5 इंचेस पर जूम करूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं इस पार्ट को जूम करूं, लो मैंने जूम करके इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, तो ये जूम हो गया। अब जो 5 इंच का पार्ट है ना वो यहां पर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। इट मींस इस चीज को मैं कैसे मेजर करूं, क्योंकि 5.1 जो है वो यहां आ रहा है, यानी कि ये 5 इंचेस 0.3 तक ले लो, अप्रोक्सीमेटली 3 तक ले लो, 5.03 इंचेस का है, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट को भी जूम करूं, ठीक है, 0.1 0.2 0.3 पे करूं तो ये रहा 0.3 और इसके आगे भी ये आ रहा है। इट मींस एरर रहने वाला है और इस वजह से मैं इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट को नहीं बता सकता हूं। प्लस अब अगली चीज को देखते हैं। से फॉर एग्जांपल स्केल है मेरे पास, इस पे ये मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, और यहां पर मैंने एक लाइन रख दी है जो कि इतनी लंबी है और आगे भी मेजरमेंट ले आता हूं। अगर तो मेरी आंख यहां पर है तो मैं देखो मेजरमेंट ऑलमोस्ट सही कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरी आंख मैं इधर रखता हूं तो मेरा जो विजन है, जो लाइन ऑफ साइट है वो इस तरीके से है। सॉरी, गलत लाइन बना दी मैंने, ये इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, ऐसे है। तो मेरे को जो स्केल की लेंथ नजर आएगी वो यहां तक की लेंथ नजर आएगी। इट मींस आई गॉट एन एरर, ठीक है। इस एरर है तो कभी मैं आंख यहां ले आऊंगा तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मुझे वो जहां दिख रहा है उसके बेसिस पर मेरे पास 0.1 मिलीमीटर कह लो या 0.1 इंचेस कह लो, इस तरह से मेरी एंगल, मतलब देखने के एंगल की वजह से आपके मेजरमेंट में एरर आएगी, जिसको हम ह्यूमन एरर कहते हैं। प्लस ये स्केल गर्मी में फैलता है, सर्दी में सिकुड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल है। ये बात तो हम थर्मल साइंस से जानते ही हैं कि चीजें जब हीट अप करी जाती हैं तो वो एक्सपैंड होती हैं, वेयर जब उनको ठंडा किया जाता है तो वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो ठंड के मौसम में से फॉर एग्जांपल दिल्ली का टेम्परेचर 10 डिग्री रहता है एवरेज, वेयर गर्मी के मौसम में 25 डिग्री रहता है। तो ये स्केल भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करेगा, जिसकी वजह से 1 सेंटीमीटर हमेशा 1 सेंटीमीटर के इक्वल नहीं रहेगा। प्लस इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर अगर आपने जिस चीज से इसको प्रिंट किया है उसी में 0.1 मिलीमीटर का एरर है तो यहां पर हर स्केल के अंदर वो एरर हमेशा मौजूद रहेगा। इट मींस मल्टीपल एरर मेरे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान आएंगे ही आएंगे और आप जिंदगी में कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपके हर मेजरमेंट के अंदर एरर रहेंगे, इसीलिए 11th ग्रेड के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आप एरर एंड मेजरमेंट को ही पढ़ते हो ताकि आप एरर को समझ सको, ठीक है। अब इन एरर की वजह से मेरे पास जो डेटा आएगा, ठीक है, मान लेते हैं ये मानने को कह रहा हूं कि इस लाइन की जो लेंथ है वो 5.03 इंचेस की है, ठीक है। अब मैंने मेजरमेंट करना स्टार्ट किया तो आया 4.99 इंचेस आया एरर की वजह से, कभी आया 5.1, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में तो हम नाप नहीं सकते हैं। 5.1 इंचेस आया, कभी आया 5.12 इंचेस आया, ठीक है, कभी आया 4.97 इंचेस आया, क्योंकि आप जब जब मेजर करोगे कोई ना कोई एरर आ ही जाएगा। इसके बेसिस पर अगर आप डेटा को देखोगे तो ये डेटा एक नंबर के बड़े करीब है, जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन हम ऐसा सीखने के लिए, इस स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए कि 5.03 जो है उसके नियर बाई ही वैल्यूज आ रही हैं। इट मींस नेचर ने हमको इंफॉर्मेशन एक नंबर के आसपास में ही दी, यानी कि बहुत ही छोटे से क्लोज्ड रेंज के अंदर ही नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं तो क्या मेरी मेजरमेंट कभी ऐसे आ सकती है कि उसी लाइन की अगर मैं मेजरमेंट लूं 1 इंच आए और एक बार 99 इंचेस आए, तो इतना बड़ा गैप मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह की रेंज इस सिनेरियो में नहीं आ सकती है। तो इस केस के अंदर मेरे पास एक बहुत ही शॉर्ट रेंज होगी, बहुत ही शॉर्ट रेंज होगी और डेटा उसी रेंज के अंदर आगे पीछे होता रहेगा, जिसके बेसिस पर मैं उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी इस बात को ध्यान रखना, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं वैसे भी नहीं निकाल सकता, लेकिन उस एग्जैक्ट वैल्यू के जितना करीब जाऊं उतना डेटा मेरे लिए अच्छा है, उतना अच्छा वो रिजल्ट माना जाएगा, ठीक है। पहला सिनेरियो। अब यहां पर दूसरे सिनेरियो को देखते हैं। से फॉर एग्जांपल हम एक ग्रुप रिसर्च करना चाहते हैं कि एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, ठीक है, एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं। तो अगर मैं 10 बच्चों को लेता हूं, ठीक है, जिनके पॉकेट मनी को देखा जाए तो एक की पॉकेट मनी 100 है, दूसरे की पॉकेट मनी 200 है, तीसरे की पॉकेट मनी भी 200 है, फिर 200 है, 500 है, 500, 500, 500, 500, 500, 500, ठीक है, 1500 और यहां पर सीधा 11,000 लिख देता हूं क्योंकि 1 यहां लिख दिया है। इस तरह का मेरे पास डेटा है। तो अब इस डेटा के अंदर अगर आप रेंज को देखोगे तो वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। और अगर हम इसको एज अ ग्राफ प्लॉट करें
तो 100 बहुत छोटा नंबर है। पहला स्टूडेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। पहले का 100 है, दूसरे का 200 है, फिर 200 है, फिर 200 है, फिर 500 है, 500, 500, 500, 500, 500, ठीक है, और फिर सीधा 1500 है, और फिर सीधा 11,000 है। बोर्ड के भी ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर आप इसको लाइन के जरिए कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको यहां पर वेरिएशन बहुत बड़ा नजर आ रहा है। इस केस में अगर मैं इस डेटा के जरिए यह अनुमान लगाना चाहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में मैक्सिमम पॉकेट मनी, मतलब मैक्सिमम नहीं, मेजॉरिटी पीपल अपने बच्चों को कितनी पॉकेट मनी देते हैं, तो इस डेटा को अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे लिए 500 एक मेजॉरिटी सेक्शन बनकर आ रहा है। मेजॉरिटी सेक्शन बनकर आ रहा है। इस बात को भी दिमाग में रखना कि डेटा में वेरिएशन बहुत बड़ा है। इससे पहले वाले एग्जांपल में डेटा में वेरिएशन एक नंबर के आसपास ही था, कभी उससे ज्यादा तो कभी उससे कम, इस तरह का वेरिएशन था। अब एक तरह का डेटा यह भी आ सकता है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट मतलब कि आपका जो डेटा है वो ज्यादा वेरी नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। जैसे कि मैं बच्चों के मार्क्स देख लूं, अगर कि मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने एक टेस्ट दिया, ठीक है, 10 मार्क्स का टेस्ट था, तो ऑन एन एवरेज टेस्ट बहुत इजी था, बट बच्चों के नंबर आए, किसी के 7 आए, कुछ बच्चों के 7 नंबर आए, 10 में से 3 बच्चों के 7 नंबर आए, ठीक है, 5 बच्चों के आपके आ गए 8 नंबर, एक बच्चे का आया 9 नंबर, और एक बच्चे का आ गया 10 नंबर, ठीक है। तो यहां पे जो ग्रोथ है अगर आप देखोगे तो वो कंसिस्टेंट है, और ज्यादा मतलब छोटे में और बड़ी वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, या फिर अगर ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो ग्रोथ है, जैसे यहां पर ग्रोथ 100 पॉइंट्स का है, यहां पर ग्रोथ 300 पॉइंट्स का है, यहां पर ग्रोथ 1000 पॉइंट का है, और सीधा यहां पर आपका ग्रोथ है 9500 पॉइंट्स का। तो यहां पे जो ग्रोथ में गैप है वो बहुत बड़ा बड़ा है, वेरस यहां पर ग्रोथ में गैप ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मान लो 8 नंबर हटा दो, 8 नंबर पे कोई नहीं आया, तो यहां पर 6 बच्चे कर देता हूं, तो 7 नंबर आए 3 बच्चों के, 6 बच्चों के 9 नंबर आए, तो ग्रोथ 2 पॉइंट का, 1 पॉइंट का, मतलब कंसिस्टेंटली बहुत शॉर्ट रेंज की ग्रोथ होती है, बहुत शॉर्ट रेंज की ग्रोथ होती है। तो इस तरह के डेटा हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं यहां से देखने की कोशिश करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेजॉरिटी बच्चों में ज्यादा मार्क्स, मतलब कौन से मार्क्स सबसे ज्यादा आए गए हैं, तो वहां पर मैं इस 9 नंबर को कंसिडर करूंगा। अब इन 3 सिनेरियो हैं, ये 3 सिनेरियो हैं जो डेटा को देखा जाए तो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, और ये हमने नहीं बनाए हैं, नेचर में हमें इसी तरह से डेटा देखने को मिल रहा है, तो उसके बेसिस पर हमने ये 3 सिनेरियो निकाले, जिस पर यह डिसाइड हुआ, ठीक है, कि यहां पर हम जानना चाहते हैं कि मेजॉरिटी में क्या हो रहा है, ठीक है, मेजॉरिटी में क्या हो रहा है। वो इन दो डेटा में तो मेजॉरिटी है, वेरस जो पहला एक्सपेरिमेंट, मतलब लेंथ जो हम मेजर कर रहे थे या किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर हम काम कर रहे थे, उस केस में मेजॉरिटी नहीं देखनी है, उस केस में हम एवरेज देख रहे हैं, ठीक है। इन बातों को समझना होगा, एवरेज और मेजॉरिटी में एक छोटा सा डिफरेंस है। दो केसेस में हम मेजॉरिटी को देख रहे हैं क्योंकि यहां पर फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता है, वेरस पहले केस के अंदर हम शायद फॉर्मूला बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, बट वहां पर हम एवरेज को देख रहे हैं। अब समझना क्यों, ठीक है। अगर हम, ठीक है, इन चीजों को देखें कि यहां पर इनको हम बोलते क्या है बेसिकली, देखो जब किसी चीज का, अब 9th क्लास को रिवाइज करते हैं, जब किसी चीज की अकरेंस मैक्सिमम होती है, जब किसी चीज की अकरेंस मैक्सिमम होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, मोड बोलते हैं। ये तो नाम है बस, ठीक है। तो हमने, जब हमारे पास डेटा इस तरह से आ रहा है, जब हमारे पास डेटा इस तरीके से आ रहा है कि यार एक चीज की अकरेंस जो है वो मैक्सिमम है, बट यहां पर अदर डेटा भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर नंबर की अकरेंस सबसे ज्यादा है, तो उस केस में हम उस मैक्सिमम अकरेंस को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। 9th ग्रेड में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब बारी आती है तो मीडियन क्या होता है, मीडियन पे देखते हैं। जब डेटा बहुत लंबा चौड़ा वेरिएशन नहीं होता है, उनके अंदर थोड़ा कंसिस्टेंट वेरिएशन होता है, और उसका ग्राफ जो है वो बहुत स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ता है, तो एक तरफ बहुत छोटी वैल्यू, एक तरफ बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन इसकी मिडिल वैल्यू क्या है वो चीज हम लोग यहां पर फाइंड कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग मीडियन। अब मीन क्या है, मीन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का एवरेज निकालना, ठीक है। अब जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं उसको समझना और उसको फील करना, क्योंकि अभी आप ये सोच रहे होगे कि हम अपने चैप्टर तक भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये चैप्टर को समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज याद करना या क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो जाएं, वो आपके लिए, हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, इसलिए ना चैप्टर समझ आता है ना क्वेश्चंस होते हैं, और इसीलिए चैप्टर डिफिकल्ट होता है। पूरी कोर नॉलेज एक बार हमें मिल जाएगी ना, उसके बाद ये चैप्टर हमें लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा, ठीक है। सिर्फ एक बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस करके नंबर लाके हम जिंदगी में काबिल नहीं बन पाएंगे और कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स आपकी लाइफ में, जब आप अपने एम के लिए काम कर रहे होगे, तो आप अपनी ग्रोथ को फॉर्मूले के जरिए जज नहीं कर सकते हो, उसका फॉर्मूला नहीं बना सकते हो। साइंटिफिकली यस देयर इज अ फॉर्मूला, बट इट इज कनेक्टेड विद सो मेनी पैरामीटर्स कि आप उसका फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। तो आपको अपनी ग्रोथ को भी स्टेटिस्टिक्स के जरिए ही चेक करना होगा। अब जरा इस बात को देखना, इस पॉकेट मनी वाले एग्जांपल को अगर हम देखते हैं, ठीक है, इस पॉकेट मनी वाले एग्जांपल को अगर हम देखते हैं कि इसका अगर मैं एवरेज निकालूं,
तो सिर्फ एक पेरेंट ने अपने बच्चे को बहुत ज्यादा पॉकेट मनी दे दी, जिस वजह से अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, वो अबव 500 आने वाली है एवरेज वैल्यू उसकी। ठीक है, अब क्योंकि उसकी वैल्यू एवरेज निकालने पर हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, जो कि हम करके देख लेते हैं, एक सेकंड लगेगा बस, इसको टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज करता हूं। ठीक है, 100 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 500, इसको एक बार में मल्टीप्लाई कर देता हूं। 500 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, प्लस 1500 प्लस 11,000, ठीक है, 16,700 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे एवरेज वैल्यू निकल कर आ रही है 1284.6, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1285। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकल कर आ रही है 1285। अब जरा देखो कि 1285 जो है उसके नियर बाई 1500 और 11,000 हैं। ठीक है, तो सिर्फ दो लोग हैं जो इस वैल्यू के करीब आ रहे हैं, और इन्हीं दोनों को ज्यादा पॉकेट मनी मिलने की वजह से एवरेज पॉकेट मनी की वैल्यू बढ़ गई है। तो यहां पर अगर मैं कहूं, इस डेटा पे जाऊं कि एवरेज पॉकेट मनी तो यार 1285 रुपए आ रही है, तो मुझे लगेगा कि हमारा जो पूरा सराउंडिंग है ये रिच पीपल से भरा हुआ है। ठीक है, रिच पीपल से भरा हुआ है। बट अगर एवरेज देखा जाए, ठीक है, तो मान लेते हैं ये रिच पीपल हैं, ये मिडिल क्लास पीपल हैं, ये पुअर पीपल हैं। ठीक है, इस तरह से अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि हम तो रिच पीपल वाली सोसाइटी में रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेरा अनुमान है वो गलत निकल कर आ रहा है। यानी कि यहां पर मैं मीन को यूज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, और नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि इससे मेरी प्रिडिक्शन अपने सराउंडिंग को लेकर या इन 10 बच्चों के ग्रुप को लेकर गलत निकल रही है। ठीक है, इट मींस कि ये जो मीन, मीडियन और मोड हम लोगों ने 9th ग्रेड में पढ़ा है, ये जस्ट एक फॉर्मूला नहीं है कि बस एक डेटा है, उसका एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का ये तरीका है, मोड निकालने का ये तरीका है। ये सिचुएशनल है, आपको किस सिचुएशन में किस चीज को यूज करना चाहिए इसकी समझ होनी चाहिए। हम तो 10th और 9th और 10th में बड़ा इजी सा पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अगर हम राइट कन्वर्सेशन नहीं करते हैं तो हम गलत नॉलेज लेते हैं, और गलत नॉलेज क्या होती है, वो हमको डायरेक्ट करती है बस फॉर्मूला याद करने करके क्वेश्चंस को लिखने के लिए। तो यहीं पर हम अपनी सोच की शक्ति को डेवलप नहीं करते हैं, और जब डेवलप नहीं करते हैं, सोचना नहीं आता है, तो हम कामयाब इंसान कैसे बन पाएंगे। और हर इंसान कामयाब बनना चाहता है, लेकिन बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको पागलों की तरह मेहनत करनी है, आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ठीक है, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, ऑब्जर्व करो चीजों को, उसको समझो भाई तुम हो क्या, तभी तो आप समझना सीखोगे। और जब समझना सीखोगे और लाइफ में कोई एक ऐसी चीज आएगी जिसको आप नहीं समझते हो, तो ऑब्जर्वेशन के जरिए आप उसको समझ सकते हो खुद से, क्योंकि आपने सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, आपने पढ़ लिया कि पढ़ते कैसे हैं, और बात ये सीख लिया कि किसी भी चीज से बात कैसे करते हैं मैथमेटिक्स के जरिए, तो आप उस चीज को ढूंढ लोगे ना भाई। अगर मुझे साइकिल चलानी आ गई तो मैं साइकिल चला लूंगा। ठीक है, अगर मुझे नेचर से बात करना आ गया तो मैं नेचर से बात कर लूंगा, अगर मुझे सीखना आ गया तो मैं सीख लूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, चीजें मुश्किल नहीं है, उसे मुश्किल बनाया जाता है जब हम गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। और गलत डायरेक्शन है कि बस चैप्टर में जो दिया है उसी को याद करना शुरू कर दो, क्वेश्चंस करो, आगे बढ़ो, नंबर लाओ, खुश हो जाओ 90% आ गए हैं, लेकिन वो 90% लाइफ में कामयाब नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल नहीं है, इसी चीज को आप ऐसा स्टैटिस्टिक्स उठा के ले लो, आपके सराउंडिंग में कई लोग ऐसे होंगे 90% वाले होंगे, उनके फ्यूचर की लाइफ को देख लो और उनके बचपन के एस्पिरेशन जो आपके पास भी रहे होंगे उससे मैच करो, वो बहुत ही नीचे आ चुके हैं। बचपन में हम स्पेसशिप बनाना चाहते हैं, बड़े होकर मात्र हम एक जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, गाड़ी बंगला ये सब ईएमआई पर चल रहा होता है, तो यहां पर हमारे एस्पिरेशन, सपने, ड्रीम छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में अप्रोच नहीं कर रहे हैं। इसलिए सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया, इससे हमें समझ आया कि जो 9th ग्रेड में हमने ये वर्ड सुना था सेंट्रल टेंडेंसी, यहां पर हम मेजॉरिटी जो बिहेव कर रही है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और सेंट्रल टेंडेंसी हमें तब यूज करना होता है जब हमें ये जानना होता है जिसके हम फॉर्मूलाज नहीं बना सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस सिनेरियो में मैं क्या डिस्कवर करूंगा, मतलब मैं इस डेटा में सेंट्रल टेंडेंसी किस तरीके से निकाल कर लाऊंगा, मोड के जरिए निकाल कर आऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 500 की अकरेंस मैक्सिमम है, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि देखो पुअर क्लास है मेरे पास, ठीक है, अब रिच क्लास भी है और मिडिल क्लास भी है, तो इस रीजन में आने वाले 10 बच्चों में से मेजॉरिटी पीपल जो हैं वो मिडिल क्लास से हैं। तो हमें मिडिल क्लास के हिसाब से जो भी कोई टास्क होगा उसके बारे में सोचना होगा। मान लो कोई फाइनेंसिंग का कोई टास्क हो, उसके हिसाब से सोचना होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द टास्क, वो उस सिचुएशन में होगा। ठीक है, उस हिसाब से हम ऑपरेट करेंगे। बट अगर हमने ये सोच लिया, से फॉर एग्जांपल हम टास्क ले लेते हैं कि यार हमने ये सोच लिया कि चलो पिकनिक का प्लान करते हैं और इन सबकी पॉकेट मनी ले लेते हैं, और पॉकेट मनी के बेसिस पे 1285 जो है वो हमने एवरेज निकाल लिया, से फॉर एग्जांपल, और हमने सोच लिया यार 1285 तो एवरेज पॉकेट मनी है, इसका मतलब कि हम एक काम करते हैं, हम पिकनिक के लिए 1000 रुपए बच्चों से चार्ज करते हैं। ठीक है, तो भाई सिर्फ 2 ही बच्चे जा पाएंगे।
क्योंकि 2 ही बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है, बाकी बच्चे आपके बाहर रह गए। और फिर 1000 रुपए के हिसाब से अगर हमने सोचा कि यार हम 1000 रुपए में से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1000 रुपए की कोई चीज ले रहे हैं और अपना कमीशन कट कर रहे हैं उसमें, ठीक है, कि भाई हम 10% का कमीशन कट करेंगे, रियलिस्टिक एग्जाम्पल बनाते हैं, तो यहां पे मेरे को 2 ही बच्चे 1000 रुपए देंगे, यानी मेरी टोटल अर्निंग कितनी होगी, 200 रुपए होगी, ठीक है, 200 रुपए होगी। अब मैंने कहा कि यार चलो एक काम करते हैं, मैंने एवरेज ना लेकर मोड के जरिए 500 को ढूंढ लिया, ठीक है, 500 मेरा वो चीज आता है। तो अब मैं कहता हूं कि यार एक काम करते हैं कि 500 जो है, ठीक है, हम 500 है, लेकिन जो हमारे पास पुअर क्लास है वो, अगर हम 3 चीजों को देखें, मैक्सिमम अकरेंस, सेकंड मैक्सिमम अकरेंस और थर्ड मैक्सिमम अकरेंस को जाते हैं, तो इसके बेसिस पर अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार पिकनिक के लिए ना हम 300 रुपए रखते हैं। मोड के जरिए हमने 500 का डेटा लिया, पहले भी इनसे कम वैल्यू पे ही प्राइस रखी थी, तो 500 से भी कम वैल्यू पे प्राइस रखी, तो ये 200 वाला जो है वो 300 के नियर बाई है, ठीक है। तो ये भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाते हैं, और मान लो इनमें से 2 लोग एंट्री कर जाते हैं, ये 500 वाले भी आ जाएंगे और ये लोग भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब 13 में से 12 बच्चे आ रहे हैं पिकनिक पर, ठीक है। तो 300 इंटू 12, 12 तिये 36, ठीक है, डबल जीरो लगाया मैंने, और यहां पर मैं 10% की कमीशन ले रहा हूं, यानी कि 360 रुपीज मेरी कमीशन बन रही है। जहां पहले 200 रुपए कमीशन आ रही थी, वहां अब 360 रुपए कमीशन आ रही है। हमने पिकनिक की लोकेशन चेंज कर दी, पहले पिकनिक की लोकेशन पे 1000 रुपए लिए जा रहे थे, अब थोड़ी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर ये सब अफोर्ड कर सकते हैं, और अब कमीशन भी 360 आ रही है, यानी कम प्राइस ज्यादा मुनाफा। इस तरह से अगर हम सोचते हैं, तो देखो इसको अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, कि आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आप प्राइसिंग क्या रखोगे, ठीक है, कि मान लो लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हाई क्लास में आ जाते हैं, तो उसके बेसिस पे आप बिजनेस पे प्राइसिंग क्या रखना चाहते हो, किस मेजॉरिटी को आप टारगेट करना चाहते हो। तो यहां पे देखो आपको हेल्प मिल रही है, और फ्यूचर में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आपको अर्निंग करनी पड़ेगी, उस अर्निंग से आप कुछ प्रोडक्ट्स भी डेवलप करोगे, उस प्रोडक्ट्स में से आप ज्यादा मुनाफा कमाना चाहोगे, ताकि आप अपने ड्रीम पर उसको इन्वेस्ट कर सको, तो उसके लिए स्टेटिस्टिक्स काम आएगा। ये है द रियल मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये है द रियल बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स को समझना इसलिए हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग रेडी हैं 9th के पार्ट को रिवाइज करने के लिए, ठीक है, कि भाई डेटा हमारे पास आता है, देखो आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास डेटा बहुत शॉर्ट रेंज में एक नंबर के नियर बाई आ रहा है, उन केसेस में हम लोग निकालेंगे मीन, ठीक है। मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, एवरेज निकालना। और अगर मेरे पास डेटा इस तरीके से है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहा है, मतलब यहां पर अगर मिडिल वैल्यू में जो अपर वैल्यू है और जो लोअर वैल्यू है, उसमें गैप जो है वो नियर बाई लगभग सेम है, जैसे कि यहां पे मान लो 55 का गैप है, और यहां पे 53 का गैप है, यहां पे 70 का गैप है, यहां 69 का गैप है, इस तरह का गैप आ रहा है, तो उस केस में हम एवरेज मिडिल वैल्यू के लिए, एवरेज नहीं वो मुंह से निकल जाता है, मिडिल वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी मानेंगे, कि भाई यहां पे बैलेंस हो जाएगा, यहां पर इस वैल्यू पर बैलेंस हो जाएगा, ये लोग भी आ सकते हैं और ये लोग भी आ सकते हैं। बट ये सिचुएशनल है, यानी कि ये सारी चीजें हम हर डेटा पे नहीं निकालते हैं, ये सब क्या है हमारे लिए, सिचुएशनल है, ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, सिचुएशनल है, ठीक है। चलो तो देखो मेन चीज हमें समझनी जरूरी थी, स्टेटिस्टिक्स का मेन भाव हमें समझना जरूरी था, कि मीन मीडियन मोड आप हर जगह नहीं निकालते हो, ठीक है, और इनके जरिए कोई एक डेफिनेट वैल्यू की तरफ आप नहीं बढ़ रहे हो, आप सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ बढ़ रहे हो, और वो आपके सिचुएशन की डिमांड पर निर्धारित करता है। अब हम लोग चैप्टर में पढ़ते क्या है, कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, लेकिन ये जब हम निकाल रहे होंगे तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि हम इनको कैसे निकालें, और इनको क्यों निकालते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को ढूंढने के लिए। तो अब अगर मेरे पास डेटा है, ठीक है, जो कि नियर बाई वैल्यू के करीब है, ठीक है, वैसे मीन निकालना एक प्रोसेस है, लेकिन मीन कब निकालना है, जब हमारे पास डेटा एक नंबर के आसपास आ रहा हो, ठीक है। तो अब अगर हमें मीन निकालना है, तो सिंपली मान लेते हैं 2 है डेटा में, एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई 10 बच्चों के 2 नंबर आए, ठीक है, 10 बच्चों के 2 नंबर आए, या फिर ऐसे नहीं करते हैं, पूरा बेसिक से लेते हैं, ठीक है, पूरा बेसिक से लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 10 बच्चे हैं, ABCDE, ठीक है, FGHIJ, ठीक है, 10 बच्चे हैं। आउट ऑफ 10 इसके 5 नंबर आए, ठीक है, इसके 5 नंबर आए, एक के 6 नंबर आए, एक के 5 नंबर आए, इसके भी, इसके 7 नंबर आए, इसके 5 नंबर आए, इसके 8 नंबर आए, इसके 9 नंबर आए, इसके 10 में से 10 नंबर आ गए, इसके 7 नंबर आए, और इसके 5 नंबर आए, ठीक है। तो अगर हमें मीन निकालना है, मीन यानी एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो इन सारी वैल्यूज को वो डिफाइन कर सके इस वे में, कि देखो अगर हम टोटल मार्क्स निकालें, ठीक है, टोटल मार्क्स निकालें, तो वो कितना हो जाता है, आई यूज कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस, उप्स बैक हो गया, 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 7 प्लस
5, ठीक है। तो टोटल निकल कर आता है 67, ठीक है। तो टोटल मार्क्स यहां पर कितने निकल कर आते हैं? 67। अब एक ऐसा नंबर हमें तलाशना है, एक ऐसा नंबर हमें तलाशना है। यहां पे ध्यान देना, हम कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं। अभी हम अपने आप को ऐसे अज्यूम करेंगे, वी डू नॉट नो अ फॉर्मूला, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इन बच्चों के टोटल मार्क्स को मिलाएं तो 67 आता है। एक ऐसे नंबर को तलाशो जो कि अगर हर बच्चे इतने नंबर लाते तो टोटल आपका 67 होता, तो टोटल आपका 67 होता। तो टोटल 10 बच्चे हैं, अगर सारे बच्चे 6.7 मार्क्स लेकर आए, ठीक है, 6.7 मार्क्स लेकर आए, तो यहां पर 6.7 अगर सबके लिख दूं मैं, ठीक है, तो देखो टोटल करोगे 10 टाइम्स इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 67 आएगा। अब 6.7 तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं? सिंपली मैं यहां पर सारे नंबर्स को ऐड करूं अगर, ठीक है, एक 5 बीच में रह गया, ठीक है, तो मैंने बाद में लिख दिया 7 + 5 होल डिवाइडेड बाई, जब टोटल करूंगा तो 67 आएगा। और जितने नंबर ऑफ पीपल हैं अगर मैं उसमें बराबर बांट दूं, यहां पे 10 से डिवाइड करने के मतलब को समझो। आपने 10 से क्यों डिवाइड किया? टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लिए और उसके बराबर जितने लोग हैं उतने बराबर टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा 6.7 निकल कर आया। अगर यहां 9 लोग होते, ठीक है, 9 लोग होते तो मेरा जो टोटल आता, मैंने किसको रब किया? मैंने 7 को रब किया, तो वो 60 मार्क्स बन जाता। और 60 मार्क्स को अगर मैं 9 से डिवाइड करता तो यहां पर बराबर 9 टुकड़े हो गए, यानी एक टुकड़ा एक बच्चे को डिनोट कर दिया जाए। तो अगर सारे 6.7 लेकर आए तो टोटल कितना होगा? 67। यानी कि ऑन एन एवरेज इस क्लास के बच्चे 6.7 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। और यह बनता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, यानी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 6.7 से कम या उससे ज्यादा है, उसके नियर बाई रेंज में है, ठीक है। तो ये होता है आपका एवरेज निकालना, ठीक है। अब गाड़ी चलाते हो तो घर से चले, घर से स्कूल जा रहे हो आप, ठीक है, तो गाड़ी की स्पीड घर से तो 0 होती है, ठीक है, और फिर वो बढ़ती है, कभी रेड लाइट आता है स्टॉप हो जाती है, कभी ब्रेकर आता है स्लो हो जाती है, कभी गड्ढे आते हैं स्लो होती है। जब गड्ढे से निकलते हो बाहर तो आप एक्सीलरेट करते हो, बढ़ जाती है, यानी कि स्पीड आपकी वेरी करती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में एक ऐसी वेलोसिटी बताओ जो कि अगर आप घर से उसी वेलोसिटी पे चलो तो ये जो वेरिएबल वेलोसिटी से आप घर से स्कूल तक पहुंचे उसमें जितना टाइम लगा है इस वेलोसिटी से भी उतना ही टाइम लगेगा, तो उसी को कहते हैं हम एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज निकालने का बेस्ट वे क्या निकला कि आप सारी वैल्यूज को ऐड करो, सारे डेटा को ऐड करो, और उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद उसको जितने लोगों का डेटा आपने ऐड किया है, जितनी ऑब्जर्वेशन आपने करी है, हर ऑब्जर्वेशन को वो नंबर बराबर खंडों में बांट के दे दो, यानी कि जस्ट उससे डिवाइड कर दो और आपको मिल जाएगा एवरेज वैल्यू। ये सिनेरियो कब किया जाता है? एवरेज हम रियल लाइफ में कब निकालते हैं? जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डेटा को, जब हमारे पास डेटा एक नंबर के आसपास ही आ रहा होता है। ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस बताया मैंने आपको कि एवरेज कैसे निकालते हैं, बट इसकी जो नीड होती है वो तब होती है जब हम किसी चीज का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं या उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर एक नंबर के आसपास ही वो नंबर फ्लक्चुएट कर रहे हैं एक शॉर्ट रेंज के अंदर। ऐसे केस में हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका मीन। अब इसी डेटा को देखो, इसी को हम एक्यूमुलेट करते हैं कि अगर देखा जाए तो 1 2 3 बच्चों के 5 नंबर आए हैं, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब हम डेटा को देखने का नजरिया बदल रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, मार्क्स यहां पर हो जाते हैं आपके, मार्क्स यहां पर लिख देता हूं, वो है आपके 5, ठीक है। 6 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? एक बच्चों का है 1 6, ठीक है। अब मैं देखता हूं यहां पर 6 भी हो गया मेरा, ठीक है। अब 7 को देखते हैं, 7 जो है ये 5 भी हो चुका है, ठीक है। 1 2 3 4, यहां पर 4 बच्चों के 5 नंबर हैं, ठीक है, 4 बच्चों के 5 नंबर हैं। अब 7 को देखें, 1 और 2, ठीक है, तो 2 बच्चों के 7 नंबर आए हैं। फिर आते हैं 8 नंबर, एक बच्चों का आया है, एक बच्चे का 8 नंबर, ठीक है, 8 भी हो गया, 9 भी एक बच्चे का आया है, और 10 भी एक बच्चे का आया है, ठीक है। तो 4 2 6 4 10, टोटल 10 बच्चे हो गए। अब हमने डेटा को एक्यूमुलेट कर दिया कि भाई कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं। तो अब यहां पर अब इस डेटा को देखो और जरा सोचो, ठीक है, कि मेरे पास डेटा इस फॉर्म में है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक, यहां 7 प्लस था और यहां पर 10 था, ठीक है। 4 बच्चों के 5 नंबर आए हैं, यानी कि 5 को 4 बार ऐड करने वाले हो आप। यहां पे देखो 1 2 3 4, रिपीटेटिव एडिशन को क्या बोलते हो आप? मल्टीप्लीकेशन बोलते हो, ठीक है। तो ये हो गया 5 × 4, ब्रैकेट दे दो, प्लस 6 बच्चे कितने नंबर लाए हैं? 1, तो 6 यहां पर एक बार होगा, 6 × 1, ब्रैकेट दे दो, ठीक है, क्योंकि 6 को एक बार जोड़ा गया है। 7 2 बार है तो देखो 1 और 2, 7 × 2, ब्रैकेट दे दो, प्लस, ठीक है, 8 आपका एक बार, 9 आपका एक बार, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा सिंपली, आपको भी पता है आपको क्या लिखना है, ठीक है, 8 × 1 प्लस 9 × 1 प्लस 10 × 1, जो कि सिंपली इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 एक बार है, 9 एक बार है, 10 एक बार है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई, आपको किससे करना है? 10 खंडों में बांटना है, तो डिवाइडेड बाई 10 कर दिया।
अब इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो नंबर रिपीट कर रहे हैं, एक ही नंबर कितने बच्चे लाए हैं, 4 बार लाए हैं, तो साइंस में एक टर्म होता है, ठीक है, इंग्लिश में कह लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रिपीटिशन, नंबर ऑफ रिपीटिशन, ठीक है, कितनी बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको आप एफ आई से रिप्रेजेंट कर दो, और यहां पर इसको, इस डेटा को, ये जो मार्क्स हैं, ये बन गए आपके लिए डेटा, जो कि है आपका एक्स आई, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को ऑब्जर्व करूं तो दिस इज बेसिकली 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये बन गया एफ आई एक्स आई, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई आपका नंबर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई किस मार्क्स पर आप लेकर आए हो, एफ आई एक्स आई आपका बन गया, और इन सबको टोटल करूं तो ये क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जो सिंबल है, ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है, समेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी कि जब आप कोई भी चीज सम के फॉर्म में लिखते हो और उसमें कोई पैटर्न होता है, तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, F1 X1, F2 X2, F3 X3, F4 X4, F5 X5, F6 X6, आपने क्या किया है, इनको सम किया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे अभी, F1 X1, F2 X2, F3 X3, F4 X4 डॉट 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 सो ऑन, Fn Xn होल डिवाइडेड बाई F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 Fn, ठीक है। अब इस लंबे चौड़े पार्ट को, जो कि कुछ भी नहीं है, एवरेज निकाला है, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, आपने 1 2 3 की जगह आई आई लिख दिया। आई कहां से शुरू हो रहा है, 1 से लेकर n तक जा रहा है, और इस केस में n आपका 10 के इक्वल है, तो यहां पर आप 1 से लेकर 5 होते तो 1 से लेकर 5, 2 से लेकर 1 से लेकर अगर 7 होते तो 7 तक, ठीक है, इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ एफ आई, आई फ्रॉम 1 से लेकर n तक, जो कि यहां पर 10 है, और ये बन गया आपका मीन का फॉर्मूला। तो ये सिर्फ एक दिखाने का तरीका है, और हम इसको देख के सोचते हो तगड़ा फॉर्मूला आ गया है, एक्चुअली में तगड़ा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक टास्क, ठीक है, इस फॉर्मूले को, ये टास्क आप करोगे जरूर, चाहे वो अगर लेट देख रहे हो वीडियो, दिसंबर जनवरी के मंथ में देख रहे हो, आफ्टर बोर्ड्स कर लेना, बट ये टास्क आप अपनी डायरी में लिख लो या कहीं ऐसी जगह लिख लो जो आपको नजर आता है, करना जरूर। इस फॉर्मूले को आपको, इसका कनेक्शन ढूंढना है सेक्शन फॉर्मूला के साथ, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के साथ इसका कनेक्शन ढूंढना है। सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, और ये बन गया आप लोगों का टास्क, जो कि मैंने ऑन द लेक्चर ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो चलो, ये देखो कितनी मजेदार चीज बनती जा रही है ना। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिपीटिशन, एक नंबर का या एक डेटा का कितनी बार रिपीटिशन हुआ है, जैसे 5 नंबर का 4 बार रिपीटिशन हुआ है, तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी, एज सिंपल एज दैट। मीन कैसे निकालते हैं ये हमें समझ आ गया, कब निकालते हैं ये हमें पता है, हर जगह मीन नहीं निकाला जाता है, ये सिचुएशन की डिमांड है कि आपको मीन चाहिए या क्या चाहिए, ठीक है, और हम सेंट्रल टेंडेंसी ही ढूंढ रहे हैं। इस नंबर से इसका मीन निकाल के हमें 6.7 मिलेगा, जिसके अराउंड ये नंबर घूम रहे हैं, यानी सेंट्रल नंबर आपका 6.7 है, ठीक है, जिसको आप बराबर हिस्सों में अगर सबको बांट दें तो सब बच्चे उतना नंबर लाएंगे, तो टोटल मार्क्स उनके 67 होंगे, ठीक है। तो ये होता है मीन। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपका जो ये डेविएशन मेथड है, या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड है, या स्टेप डेविएशन मेथड है, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी बोलते बोलते समझ आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, ठीक है। मैं चाहता हूं सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर करूं, रीजन बिंग मोमेंटम बना रहेगा, ठीक है, और सबका कनेक्शन है आपस में। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा वीडियोज में, तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी हमने एक पार्ट देख लिया, कल हम दूसरा पार्ट देखेंगे, तो एक बड़ा लंबा गैप आ जाएगा, एक मोमेंटम में ही ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, और अब ये पार्ट फटाफट फिनिश होंगे, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, बट स्टिल एक काफी अच्छा खासा टाइम हो चुका है, ब्रेन को 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक देना जरूरी है। तो आप पॉज करके ब्रेक ले लो एक, और उसके बाद फिर आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, तब तक मैं बोर्ड को रब करता हूं, ठीक है। हम अब देखेंगे, चलो अभी नहीं बोलता हूं, अभी तो ब्रेक टाइम है। रब कर दिया, ठीक है, यस। तो अब बढ़ते हैं हमारा मीन का फॉर्मूला, अब हम बढ़ते हैं आगे, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ब्रेक लिया होगा, नहीं लिया होगा तो अभी भी पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, प्लीज ब्रेक जरूर लो। लगातार 2-2 ढाई घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिकली ये प्रूव है कि ब्रेन 30 मिनट्स तक मोस्ट एफिशिएंटली ऑपरेट करता है, उसके बाद वो फिर अच्छे से मतलब उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है, उसको अगर 10 मिनट का ब्रेक मिल जाता है, उसकी एफिशिएंसी वापस से 100% पे पहुंच जाती है, ठीक है। वैसे 100% पे कुछ नहीं पहुंच सकता है, थर्मोडायनेमिक्स का रूल है, बट जो आपके ब्रेन की मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये जो बात मैंने बताई कि 100% नहीं हो सकता है, 11th में आपको विद प्रूफ समझाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। चलो, तो ब्रेक के बाद अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, जो कि कुछ भी नहीं है, समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 से लेकर n, एफ आई एक्स आई,
XI आपका डेटा का नंबर है, ठीक है, और FI आपकी फ्रीक्वेंसी है, उस डेटा का वो नंबर डेटा का कितनी बार आया है, होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर n समेशन ऑफ FI। ठीक है, आपके लिए टास्क है इसको सेक्शन फॉर्मूला से रिलेट करना है। और क्यों रिलेट करना है, और जब वो रिलेट करोगे और 11th में जब आप वो पढ़ोगे क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूले की झलक दे देता हूं, समेशन ऑफ MIXI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ MI, I फ्रॉम 1 से लेकर n तक, I फ्रॉम 1 से लेकर n तक। सिमिलैरिटी देख सकते हो आप, यानी कि ये फॉर्मूला आपको सेंटर ऑफ मास में भी यूज होने वाला है, और वहां पर भी आप मीन निकालोगे सेक्शन फॉर्मूला की मदद से, सॉरी सेंटर ऑफ मास निकालोगे सेक्शन फॉर्मूला की मदद से निकालोगे, आपको ये मिलेगा। इट्स मीन सेक्शन फॉर्मूला इसके साथ भी रिलेटेड है। अपनी थिंकिंग पावर को ग्रो करने के लिए इस टास्क को प्लीज जरूर करना। ठीक है, चलो तो भाई मीन हो गया हमारे पास। अब जो अगला पार्ट है, ठीक है, जिसको हम अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं और जिसके अंदर हम यहां पर डेविएशन करते हैं। तो चलो इस बात को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, बड़ी सरल भाषा में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने डेटा लिया था 5 6 4 5 नंबर का था। ठीक है, अगर मेरे पास डेटा आता है से फॉर एग्जाम्पल 9,76,452, ठीक है, डेटा एक है 8,70,438, ठीक है, 7,99,999, ठीक है, 8,70,000, ठीक है, इस तरह का डेटा अगर मेरे पास आ रहा है ऑब्वियसली, और इस तरह के मैंने 4 ही लिखे हैं, 15-20 लिख दो आप। ठीक है, तो मेरा जो ड्यूरेशन ऑफ कैलकुलेशन है वो बढ़ गया, अगर मुझे मीन निकालना है तो, जिससे कि मेरे कैलकुलेशन टाइम में भी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इस डेटा को प्लॉट करूं, ठीक है, इस डेटा को मैं प्लॉट करूं, तो अभी मैं राउंड फिगर वाले नंबर लूंगा ताकि मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकूं। ठीक है, अब मैं यहां पर प्लॉट करता हूं ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, ऑब्जर्वेशन 4, ऑब्जर्वेशन 5, ऑब्जर्वेशन 6, 6 ऑब्जर्वेशन देंगे। पहली ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो यहां पर है, काफी ज्यादा ये वाले एक्सेस बहुत दूर तक जूम कर रखी है, मतलब कंप्रेस कर रखी है, सॉरी। ठीक है, इसका डेटा आता है 25 लाख, 25, मैं सीधा 25L लिख देता हूं। ठीक है, 00 लिखता रहूंगा तो टाइम लगेगा, 25 लाख। ठीक है, इसका डेटा आता है 30 लाख, ये तो ऊपर जाएगा 30 लाख। ठीक है, इसका डेटा आता है थर्ड का 20 लाख। ठीक है, इसका आता है अगेन 25 लाख, इसका आता है आपका, कैलकुलेशन इजी करने के लिए राउंड फिगर नंबर ले रहा हूं मैं, और इसका आता है 30 लाख। ठीक है, इस तरह का डेटा आ रहा है। हालांकि यहां पे तो 00 है, कैलकुलेशन यहां पर भी इजी है, लेकिन 25,976, 25,20,938 इस तरह का डेटा भी आ सकता है। फॉर अवर इजी कैलकुलेशन हमने सिर्फ 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख लिया है। ठीक है, अब अगर इस तरह का डेटा आया, अगर मैं इन सारे डेटा में से, ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ पे एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इनका एवरेज अगर आप देखोगे, ठीक है, इनका एवरेज अगर आप देखोगे तो वो यहां कहीं लाई करेगा, ठीक है, वो 30 लाख से कम होगा, सबसे बड़ी वैल्यू से कम होगा, और सबसे छोटी वैल्यू से ज्यादा होगा, वो यहां कहीं लाई करेगा। अगर मैं इन सारे डेटा में से एक नंबर लेता हूं, मान लो सबसे छोटे नंबर को लेता हूं, 20 लाख को, कुछ भी ले लो 20 लाख को। ठीक है, तो 20 लाख को मैंने लिया और सब में से माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा डेटा क्या बन जाएगा, 25 लाख में से मैंने 20 लाख माइनस किया तो ये डेटा नीचे आ जाएगा 5 लाख, ठीक है, 10 लाख, और ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां पर 5 लाख, फिर यहां पर जीरो, और यहां पर 10 लाख हो जाएगा। अब इनका जो एवरेज होगा, इनका जो गैप है ना, अगर गैप को देखो भाई, 5 का गैप है, ठीक है, यहां से यहां 10 का गैप है, फिर यहां से यहां 5 का गैप है, फिर 5 का गैप है, और फिर 10 का गैप है। अच्छा, गैप देखो, 5 का गैप है, 10 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है, 10 का गैप है। पैटर्न तो सेम है, इस नंबर का भी, इस नंबर का भी। आप 20 लाख मत लो, 10 लाख ले लो। ठीक है, 10 लाख करोगे तो यहां पर कितना आएगा, 15 लाख, यहां पर आएगा 20 लाख, यहां पर आएगा 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख। अभी भी गैप 5 का, 10 का, सेम गैप 5 का, 5 का, 10 का, गैप सेम है। तो इसका जो एवरेज निकालूंगा वो यहां आएगा, और इसका जो एवरेज निकालूंगा वो यहां आएगा। अब जरा एवरेज के बारे में सोचो, एवरेज में आप क्या कर रहे हो, इनका जो एक नंबर निकालोगे वो इनका सेंट्रल नंबर होगा। जो डेटा, जो नंबर आपने इनमें से माइनस किया है, अगर आप नीचे ले आए हो इन नंबर्स को, तो वही नंबर्स उसके एवरेज में से भी माइनस हो जाएंगे। चलो एवरेज निकालते हैं। ठीक है, पहले करते हैं 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 30। ठीक है, ये सब लाख में है, तो ब्रैकेट लगा के मैं लाख लगा देता हूं। ठीक है, इन सारे नंबर्स में से डिवाइडेड बाई एवरेज निकाल रहा हूं अभी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 किया। इन सारे नंबर्स में से मैं क्या करता हूं, सब में से मैं 20 लाख माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो 25 लाख माइनस 20 लाख, ब्रैकेट बनाता जाऊंगा, 30 माइनस 20 लाख, ठीक है, प्लस 20 माइनस 20, प्लस 25 माइनस 20। ठीक है, अब अगली लाइन में लिख लेता हूं, 20 माइनस 20
प्लस 30 माइनस 20। ठीक है, ये किया मैंने और फिर होल डिवाइडेड बाई 6 कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं सिंपली, मैं एक मैथमेटिशियन की तरह चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना सिंपली 25 30 20 20 20 25 20 30। सेम ऐसे लिखो 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाई 6 -20 -20 -20 -20 -20। सिंपली ऐसे देखना, ठीक है, इस तरीके से देखना। तो -20 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये -20 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। तो अब यहां पर देखो एक डेटा है ये वाला, ठीक है, जिसको आप क्या लिखोगे, बेसिकली इसको आप लिखोगे 5 प्लस 10 प्लस 0 प्लस, इसको लिखोगे 5, इसको लिखोगे 0 और इसको लिखोगे 10। ठीक है, ये क्या है, नए नीचे वाले डेटा का एवरेज। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, जो कि देखो हमने इसको दूसरे वे में लिख लिया, ये है डेटा को आपने छोटा कर दिया, उसका एवरेज निकालो, जो कि क्या आएगा, इसका एवरेज निकालो। 5 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 10/6 इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू इसके बराबर है, जो कि है एक्चुअल एवरेज। ठीक है, एक्चुअल एवरेज लिख देता हूं मैं माइनस, ठीक है, माइनस 6 से 6 कट कर दो, और जो आपने डेटा माइनस किया था 20 लाख आपने माइनस किए थे, 20 लाख आपने माइनस किए थे, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 5 10 15 15 10 25 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 लाख इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एक्चुअल डेटा माइनस 20 लाख। तो इसको यहां लेकर आते हैं तो 5 प्लस 20 लाख कितना हो जाएगा, 25 लाख इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, कहानी को जरा फील करो, कहानी को जरा फील करो। बड़ा डेटा है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, आपने उसमें से सारे नंबर्स में से एक नंबर, स्पेसिफिकली एक नंबर, ठीक है, उन सबको माइनस कर दिया। इससे क्या हुआ, सारी नंबर्स छोटे हो गए, बट इनका पैटर्न अभी भी वही का वही है। तो आपने इन छोटे नंबर्स का एवरेज निकाल लिया, क्योंकि आपने एक नंबर माइनस किया था, इस वजह से सब छोटे हो गए। बाद में आपने इन नंबर्स का एवरेज निकाला और उस नंबर को ऐड कर दो। इन छोटे नंबर्स का एवरेज निकाला 5 लाख, उसमें जो माइनस किया था, सब में से क्या माइनस किया था, 20 लाख माइनस किया था, 20 लाख वापस से ऐड कर दिया, वो बन गया 25 लाख। इनका एवरेज देखो कितना आएगा आपका, 25 30 आपका कितना हो जाएगा, 25 25 50, 30 20 50, ठीक है, 30 20 50। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 150। ठीक है, 150 सही किया है, 30 20 50, 25 25 50, 30 20 50, हाँ 150 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25 लाख। देखो एवरेज कितना आ रहा है, 25 लाख ही आ रहा है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें बेसिकली हमने ना ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज किया है, कोई बड़ा काम थोड़ी है ये। इसको हम लोग इतना डरावना सा फॉर्मूला बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, भाई ये डेटा है, इस डेटा को छोटा करने के लिए आपने एक नंबर, एक कॉमन नंबर सब में से माइनस किया। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप अपनी बुक में ये कह देते हो कि आप इन्हीं में से किसी एक को, ये थोड़ा शो ऑफ वाली बात हो गई, ठीक है, हम इन्हीं नंबर्स में से किसी एक नंबर को अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि ये मीन है, ठीक है, हमने ये माना इसलिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, करेक्ट नॉलेज लेते हैं, इट्स नॉट अज्यूम्ड मीन। हमारी बुक ऐसा कह रही है, बोर्ड में आप यही लिखना, ठीक है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। इट कैन बी एनी नंबर। ठीक है, आप इस चीज से भी इस चीज को चेक करो। अब देखो 10 लाख तो इसमें लाई नहीं करता है ना, सेम एग्जांपल लो, 10 लाख को आप कहने को तो हम इसको अज्यूम्ड मीन कह रहे हैं, बट एक नंबर है जिससे आपको सारी वैल्यू को छोटा करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, छोटा कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। ये अज्यूम्ड मीन बस एक नाम दे दिया गया है और कुछ नहीं है। कि भाई अमूमन क्या होता है, हम इन्हीं में से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई अगर देखो 20 लाख 2 बार आ रहा है, अगर मैं ये वैल्यू ले लेता हूं तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मेरा ये नंबर जो होगा 20 लाख में से 20 लाख माइनस करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, जिससे मेरी कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी। तो यहां पर हम अज्यूम्ड मीन बोल देते हैं। और अज्यूम्ड मीन क्यों बोलते हैं, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है, मीन हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस डेटा में अगर कोई नंबर मैक्सिमम रिपीट कर रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उस नंबर को हम अज्यूम्ड मीन मानेंगे, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आएंगे मेरे पास, जिससे मेरी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी और बाद में उसी नंबर को हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बस इतनी सी है ये कहानी। और इसी चीज को हमारी बुक ने, आपकी बुक में पेज नंबर नहीं पता है मुझे, बट हम लोगों ने एक्चुअली में, मेरी बुक में पेज नंबर 264 है, मैंने पीडीएफ डाल रखा है एप्लीकेशन के अंदर। आपकी बुक में इसका अज्यूम्ड मीन मेथड में, ठीक है, आप देख ही लोगे इस वाले पार्ट को, जिसमें कि हम लोग इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बुक का भी पार्ट हमें देखना जरूरी है। ठीक है, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने क्या किया, एक नंबर को अज्यूम्ड मीन माना, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ए मींस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, फिर हमने सारे नंबर्स में से, ठीक है, ए को माइनस कर दिया। ठीक है, ए को माइनस कर दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी xi की जो फ्रीक्वेंसी है वो fi है।
यहां पे तो खैर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, यहां पे तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब मान लेते हैं हम पुराने एग्जांपल को ले लेते हैं जिसमें 4 बच्चों के 6 नंबर आए थे, ठीक है, एक बच्चे के 7 नंबर आए थे, ठीक है, दो बच्चों के 8 नंबर आए थे, एक बच्चे के 9 नंबर आए थे और एक बच्चे के 10 नंबर आए थे। यही ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर ये क्या है, आपके लिए नंबर है xi और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें से 6 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, 6 को माइनस करते हैं तो बेसिकली 6 को मैं 4 बार लिखने वाला हूं ना, तो हर 6 में से 6 माइनस होगा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में यहां पर आ जाएगा, यहां पे मैं इसको एक नया नाम दूंगा xi माइनस ए क्या है, मेरा अज्यूम्ड मीन है, जो कि मैंने किसको लिया है, 6 को लिया है, तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। 7 में से 6 माइनस करूंगा 1, यहां पर आएगा 2, यहां आएगा 3, यहां आएगा 4। सिंपल, ठीक है। बेसिकली डेटा क्या हो गया, छोटा हो गया। खैर एग्जांपल भी इजी सा है, डेटा क्या हो गया, छोटा हो गया। अब हम इसका मीन निकालेंगे, जो कि होगा क्या, जो इसका मीन आ रहा है ना, उसमें से एक्चुअली में आपने ये नंबर माइनस कर दिया है और कुछ नहीं। तो इसका मीन अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, ठीक है। ओ आई एम सॉरी, ये 0 तो 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो हम FI XI वाले से काम करेंगे, ठीक है। तो हम इसका मीन निकालेंगे, जो कि होगा 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ब्रैकेट बनाएंगे हम, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 होल डिवाइडेड बाई 4 2 6 3 9 डिवाइडेड बाई 9 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 हो गया। तो अब यहां पर मीन निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 0 0, 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 4 8, 8 और एक 9, 9 3 12, ठीक है। तो ये आ गया 12 अपॉन में 9, ये आ गया आपका नया मीन। बट ये नया मीन है, और ये किसका मीन है, जब आपने एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दिया है, इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया डेविएशन से। तो ये हो गया आपका डी से रिप्रेजेंट होगा, एज पर योर बुक। ये जस्ट एक सिंबल है, आप अपनी मर्जी से सिंबल ले सकते हो, अपनी मर्जी भी थोड़ी बहुत चलाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो यहां पर डी बेसिकली है क्या, इसको आप xi माइनस ए को आपने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, डी से सॉरी, हाँ डी आई से रिप्रेजेंट कर दिया, डी आई से रिप्रेजेंट कर दिया। यह ओल्ड डेटा, यह न्यू डेटा, न्यू डेटा को आपने डी आई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस चीज को अगर मैं देखूं, तो डी का जो मीन है वो बेसिकली किसके बराबर है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, एज सिंपल एज दैट। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, ठीक है, आपने इसमें से 6 पॉइंट को सब में से माइनस कर दिया, तो जो इसका रिजल्ट आया है 12 बटे में 9, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 9, उसमें 6 को ऐड कर दो, आपके पास आ गया एक्चुअल मीन, काम खत्म। ये x बार क्या है, आपका एक्चुअल मीन है भाई, जितना डेटा में से घटाया उतना उसमें जोड़ दिया, ठीक है। इसलिए आपके पास x बार क्या निकल कर आता है, d बार प्लस अज्यूम्ड मीन, दैट्स इट। और यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप इसके फॉर्मूले को देखोगे, जो कि x बार इज इक्वल टू, ठीक है, d का मीन प्लस अज्यूम्ड मीन, ठीक है। नाम दिया है बस अज्यूम्ड मीन, क्यों, क्योंकि हम ऐसे डेटा को लेते हैं जिसकी अकरेंस मैक्सिमम है, ठीक है। यहां पर 6 4 बार आ रहा था तो मैंने 6 ले लिया, इससे क्या हुआ, मेरे पास 4 बार 0 आ गए, कैलकुलेशन मेरी इजी हो गई, ठीक है। अगर मैं 7 को लेता तो मेरा यहां पर 6 4 जा, जैसे तो यहां -1 होता तो यहां -4 आता, यहां पर 0 आता, स्टिल आंसर सही आता, सेम आता, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हम लोग इसको अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई मीन ले लिया है, आपने जस्ट एक नंबर चूज किया है डेटा को छोटा करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब दूसरे पार्ट को भी समझा देता हूं, उसके बाद फिर जो आपकी बुक में लिखा है उसको भी मैं शो कर दूंगा। चलो पहले शो कर ही देता हूं, मोमेंटम बना हुआ है तो उसी में आ जाएगा। हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। हम थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अब डी आई क्या है, बेसिकली डी आई इज एक्स आई माइनस ए के बराबर है, जो नंबर आपने लिया है और डेटा में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो डी बार क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। बेसिकली जहां हम ये लिख रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने वही चीज करी थी नंबर्स के साथ, ठीक है। अब ये बन जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। डिनोमिनेटर को अलग अलग, मतलब डिनोमिनेटर कॉमन है, ऐसे ऐसे अलग अलग हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसको अगर आप देखोगे कि यहां पर एफ आई एक्स आई जो है, ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअल मीन है, ठीक है। तो इसको एक्स बार लिख दिया, माइनस ए जो है सारे सम के अंदर फ्रीक्वेंसी 1 मल्टीप्लाई ए, फ्रीक्वेंसी 2 मल्टीप्लाई ए, क्योंकि ए के पास आई नहीं है, ए इज अ कांस्टेंट नंबर, फ्रीक्वेंसी 3 मल्टीप्लाई ए, यानी सारे सम के अंदर f1 मल्टीप्लाई ए, f2 मल्टीप्लाई ए, f3 मल्टीप्लाई ए डॉट 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 fn मल्टीप्लाई ए। तो इसमें से आप a कॉमन ले लो, और यहां क्या बचेगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 डॉट 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 टिल fn। और ये किसके बराबर है, ये आपके समेशन ऑफ fn के बराबर है, सॉरी fi के बराबर है, सारे फ्रीक्वेंसीज का एडिशन ही तो है। तो यहां पर हो जाएगा a समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, डिवाइड होके बन गया 1,
इज इक्वल टू डी का मीन, और इसको यहां ले आओ, एक्स मीन इज इक्वल टू डी का मीन प्लस ए, जो कि हमने डिस्कवर किया था। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कहानी देखो कितनी सिंपल सी है। अब जरा इसी को ना एक कदम और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्ड डेटा का, अब हम बढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा की तरफ। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा की तरफ बढ़ेंगे, और यहां पर हम क्या करते हैं, ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालते हैं, और फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे इसमें। और वो कैसे करेंगे, पहले तो अब ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालना है, पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, या फिर अभी पहले मैं वो बता देता हूं आपको, अगले वाले पार्ट को बता देता हूं, उसके बाद हम ग्रुप्ड डेटा पे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक तो आपका मेन पार्ट भी शुरू नहीं हुआ है चैप्टर का, लेकिन ज्ञान आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, चलो मेरे पास डेटा है, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, एक की वैल्यू यहां पर है, एक की वैल्यू यहां 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 है, फिर एक की वैल्यू यहां है। ठीक है, इस तरह से मेरे ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट आया है। इट मीन्स इनका जो मीन है वो यहां कहीं लाई करेगा, इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा, इन सारे डेटास के बीच में कहीं लाई करेगा। इन सारे में से अगर मैं एक नंबर माइनस कर देता हूं, लेट से मैं इतनी लेंथ को, ए लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये वाली जो लेंथ है मैंने मीन में से माइनस करी है, उतनी ही लेंथ उठा के मैं यहां रखता हूं, यानी कि ये नंबर यहां आएगा। उतनी लेंथ उठा के यहां रखता हूं, ये पॉइंट यहां आया, उतना ही नीचे गया, फिर यहां पे आया, यहां पर आया, यहां पर आया। इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है, बट पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो मेरा मीन है वो बेसिकली यहां आ गया। ठीक है, मीन जो है मेरा नीचे आ गया। अब जरा ये सोचो, जरा ये सोचो, इसका मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, इसका मीन आपका ऐसे होगा भाई, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, और ये आपका यहां पर उसका वो है, डेटा है, सॉरी। ठीक है, डेटा ये है, माफ करना, x1 x2 x3 ये है, माफ करना। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 x5 x6 है। इस तरीके से बेसिकली आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, इनको ऐड किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, 1 2 3 4 5 6 डेटा है, इसको डिवाइड कर दिया 6 से। ठीक है, अब इसमें से आपने ए नंबर, जिसको आप अज्यूम्ड मीन कहते हो, उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे ये डेटा क्या हो गया, नीचे आ गया। अब जरा डिवीजन के बारे में सोचो। ठीक है, डिवीजन के बारे में सोचो कि अगर आप किसी एक नंबर को, किसी एक नंबर से, आपके पास यहां पर मल्टीपल नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप एक फिक्स नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उसके बाद जो पैटर्न निकल कर आएगा वो कैसा निकल कर आएगा, ये काम उन्होंने सोचा था। देखो, सब्ट्रैक्ट करने पे पैटर्न आपका सेम था। ठीक है, अब डिवीजन क्या होता है, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, या बराबर खंडों में बांट देना। ठीक है, तो अगर मैं सोचूं कि भाई इस लाइन को, इस नंबर को एक लेंथ से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, एक लेंथ से रिप्रेजेंट करूं, लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, लेकिन आप समझो ये सारी लाइंस हैं। अगर मैं कहूं कि इन सारी लाइंस को मैं नंबर लेता हूं, दो बराबर हिस्सों में बांट देता हूं, दो बराबर हिस्सों में, तो इसका एक हिस्सा यहां पर होगा, इसके दो हिस्से यहां होंगे, 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 और इसके दो हिस्से यहां होंगे। अब जरा पैटर्न को देखना, पुराने पैटर्न को, ठीक है, और नए पैटर्न को देखना। ठीक है, थोड़ा फ्री हैंड है, बट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो इट मींस डिवाइड करके भी हम सेम पैटर्न ही ला पा रहे हैं। अब अगर मैंने इसका मीन देखा तो इसका मीन यहां कहीं होगा। ठीक है, इसका मीन यहां कहीं होगा। अब अगर मैं इस नंबर का मीन निकालूं तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सोचना। बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, उसमें आपने सब्ट्रैक्ट करके छोटा किया, डिवाइड करके और छोटा कर दिया। ठीक है, और छोटा कर दिया, हालांकि जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपने बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, बहुत छोटा कर दिया, और उसके बाद आपने इसका मीन निकाला, तो ये है आपका फाइनल मीन। ठीक है, जिसको आप डी बार से रिप्रेजेंट करोगे, इस डेटा का मीन, जो कि कैसे आया है, एक्चुअल डेटा में से ए को माइनस किया है, और फिर जो डेटा आया है उसमें से डी को डिवाइड किया है। तो डी बार को, जो इस डी बार का यानी इस डेटा का जो मीन है, उसको आप अगर एच से मल्टीप्लाई करो, तो रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया। जो आपने पहले किया अब उसका उल्टा करो, पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर डिवाइड किया, तो अब वापस से उल्टा चलना है। तो लास्ट स्टेप क्या था, डिवीजन। तो जो यहां पर मीन निकल कर आया, मल्टीप्लाई बाई एच कर दिया, आप इतने यूनिट्स ऊपर चले गए। आपका जो इसका मीन है वो एच टाइम्स बड़ा हो गया, एच टाइम्स बड़ा हो गया, रिपीटेटिव ऐड हो गया है। और फिर उसमें आपने ये नंबर सब्ट्रैक्ट किया था ना, इस नंबर को ऐड कर दो, एक्चुअल मीन आ जाएगा। और यहां पर एक्चुअल मीन इज इक्वल टू ए प्लस डी बार मल्टीप्लाई एच। और देखो, ये हो गया आपका नया फॉर्मूला रेडी। ग्रुप्ड डेटा वाला फॉर्मूला उठा के देख लेना, उसमें यही दिया हुआ है। कहानी को समझ रहे हो, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं आपके ग्रुप्ड मीन की तरफ। ठीक है, वो एफ आई एक्स आई वाला पार्ट अब आपकी आपके जिम्मे है, वो चीज उसको ऑब्जर्व करना। और आप वहां पर सिंपल, भाई आपने क्या किया है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पहले सब्ट्रैक्ट किया है फिर डिवाइड किया है, फिर उसका रिवर्स प्रोसेस, आपने जो फाइनल डेटा निकाला उसके रिजल्ट में मल्टीप्लाई किया एंड देन ऐड किया, यू गेट दिस एग्जैक्ट मीन, एज सिंपल एज दैट। तो देखो, ऑब्जर्वेशन से आप क्या क्या चीजें सीख पाते हो।
ठीक है, अब बढ़ते हैं ग्रुप्ड मीन की तरफ। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा में मीन कैसे निकाला जाता है कि भाई कह लो कि यार 0 से लेकर 10 तक, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक आपके 5 बच्चे हैं जो मार्क्स लेकर आए हैं 0 से 10 के बीच में। ठीक है, फिर लेते हैं 10 से लेकर 20 तक। ठीक है, 10 बच्चे आए हैं। 20 से लेकर 30 तक आपके 5 बच्चे आए हैं। 30 से लेकर 40 तक आपके अगेन 5 बच्चे हैं। 40 से लेकर 50 तक आपके पास 10 बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास डेटा है। तो अब इस डेटा का आप मीन कैसे निकालोगे? तो सबसे पहली चीज, आपको नहीं पता है कि 0 से 10 के बीच में, इस डेटा को पहले समझो। इस डेटा को पहले समझो जो कि ये कह रहा है कि इस नंबर के बीच में, एक नंबर पे कितने बच्चे हैं पता नहीं, 2 नंबर पे कितने बच्चे हैं पता नहीं, 3 नंबर पे कितने बच्चे हैं पता नहीं। तो ये डेटा मुझे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इतना बता रहा है 0 से 10 के बीच में 5 नंबर हैं। ठीक है, कई बार हम ये सोच लेते हैं कि डेटा से हमें हर एक डेटा पता चल जाता है, ऐसा नहीं होता है। जो वो दिखा सकता है बस वही पता चलता है। ठीक है, चलो तो अब देखो यहां से यहां तक पहुंच गए, तो मेरे पास ये डेटा आ गया। अब मैं मीन कैसे निकालूं? तो ये तो हो गया मेरे पास क्या कहते हैं, देखो 5 बच्चे 10 बच्चे, 5 बच्चे 5 बच्चे 10 बच्चे, तो ये बन गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां पर एक्स आई नहीं है, मैं नंबर क्या चूज करूं 0 से 10 के बीच में? तो हमने कहा कि भाई आपकी इस चीज को हम बोलते हैं क्लास, या रेंज कह लो, रेंज बोलते हैं कहां से कहां तक। आप क्या करो, इसका एवरेज ले लो सिंपली, और उसी नंबर को मान लो कि जैसे 0 और 10 का एवरेज लूंगा तो वो 5 आएगा। 5 नंबर 5 बच्चे लाए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहां आप कोई एक एग्जैक्ट फिगर नहीं निकाल रहे होते हो, आप सेंट्रल टेंडेंसी को ढूंढ रहे हो, जो कि एक फिगर नहीं है। आपको बस ये अंदाजा लगाना है कि किस नंबर के आसपास सब लोग भटक रहे हैं, या फिर सेंट्रल नंबर कौन सा है जिससे कम या जिससे ज्यादा हम लोग अप्रोच कर पा रहे हैं। तो यहां पर मेरा एक्स आई क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, ठीक है, प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाई 2, जो कि बच्चों वाली बात है, हम भी जानते हैं, हमने इसका एवरेज निकाला है। ठीक है, जो कि यहां पर निकल कर आ जाएगा 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहां कितने नंबर्स हैं, 2 ही तो नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहां एक्स आई आया 5, यहां आएगा 15, यहां आएगा 25, यहां आएगा 35, यहां आएगा 45, और फिर आप इसका मीन निकाल लो, जो कि होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, दैट इज योर एक्स बार। दिस इज योर मीन, एज सिंपल एज दैट। तो देखो ये मीन निकल गया। अब बढ़ते हैं आपके अगले पार्ट पे, जो कि आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। अगेन सेम सी चीज है, आप कोई भी एक नंबर चूज करो, ये डेटा है, इस डेटा का मीन निकालना है, ये तो फ्रीक्वेंसी है। चलो मैं कोई भी नंबर चूज करता हूं, मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सबसे बड़े नंबर को नहीं, सेकंड बड़े नंबर को, 35 नंबर को चूज कर लेता हूं। ठीक है, 35 नंबर को मैंने चूज किया। अब मैंने 35 को चूज किया, तो मैं यहां क्या करूंगा, अज्यूम्ड मीन ए, दैट इज एक्स आई माइनस ए। तो 35 माइनस 5 कितना आएगा? ठीक है, 35 माइनस 5 लेता हूं तो कैलकुलेशन में वैसे भी मुझे बड़ा नंबर मिलेगा, तो मैं क्या करता हूं, मिडिल नंबर को लेता हूं, 25 को लेता हूं। ठीक है, 25 को लेता हूं, इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगा। इट मींस मैं नंबर कुछ भी चूज कर सकता हूं, मेरी मर्जी। चलो मैं 25 भी चूज नहीं करता, भाई अज्यूम करना है, मैं अज्यूम कर लेता हूं। मैंने 20 चूज कर लिया, ए को मैंने ले लिया 20, तो 20 माइनस 5 इज माइनस 15। ठीक है, 20 माइनस 15 इज माइनस 5, 20 माइनस 25 इज 5, और यहां पर आएगा 15, यहां पर आएगा 25। अब डी बार निकालूंगा मैं, जो कि आएगा समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, एफ आई मल्टीप्लाई ये रहा, इसको आप सॉरी इसको डी से रिप्रेजेंट करना है, डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, मेरा काम हो गया। जैसे ही मैंने डी आई निकाल लिया, तो मैंने क्या किया था, डी आई के लिए यहां पर डी आई लिखूंगा। ये कैसे निकाला था, इसका जब एवरेज निकाला तो वो डी बार हो गया। तो डी बार के अंदर मैं क्या करूंगा, अज्यूम्ड मीन को ऐड करूंगा, क्योंकि यहां माइनस किया है तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ऐड, एंड दैट इज माई एक्स बार। दैट्स इट, डन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है मेरे पास, ठीक है, कि मुझे माइनस भी करना है और मुझे डिवाइड भी करना है। ठीक है, मुझे माइनस भी करना है और डिवाइड भी करना है, जो कि फॉर्मूला मैंने यहां थोड़ी देर पहले लिखा था, अभी अभी जस्ट रब कर दिया। ठीक है, लेकिन चलो माइनस भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, डिवाइड करने के लिए मुझे एक नंबर चाहिए, तो मैंने क्या किया, कोई भी नंबर हो सकता है वो, तो हमने क्या किया कि भाई हमने कहा कि जैसे हमने कहा था कि ए को हम इन्हीं में से कुछ एक ले लेंगे, इसलिए उसको अज्यूम्ड मीन बोला हमने। ठीक है, कि इनमें से कोई एक नंबर ले लेंगे, बट हमने अज्यूम्ड मीन उसको एक्चुअल में किस लिए बोला था, ऐसे नंबर को लेने के लिए जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। जैसे यहां पर मेरे पास 15 या 45, इन नंबर्स को लेने में ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमें यहां पे 45 या 15 लेने में कैलकुलेशन मेरी ज्यादा आसान हो जाती। उसी तरीके से मुझे एक एच भी चाहिए, तो सॉरी एक नंबर चाहिए जिसको मैंने एच, अब एच हमारी बुक में किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया कि यहां पर डिवाइड करने के लिए जो नंबर है वो अपनी बुक्स में बोल दे कि क्लास साइज को लेना चाहिए। हालांकि मैं एच भी अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं, बट
क्योंकि हमारा फॉर्मूला जब हम लिखते हैं कोई चीज तो वो चीजों से कनेक्टेड फील होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एच डाल दिया है, वरना एच हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे क्लास साइज 10 का है, आप 20 ले लो, 40 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, -10 ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, ये ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन अगर आप बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस करोगे तो एच को क्लास साइज के बराबर ही ले लेना, वरना वो नंबर काट लेंगे, जो कि गलत बात है। ठीक है, चलो तो भाई यहां पर क्या किया मैंने, अब यहां पे एक्स आई माइनस ए को मैंने एच से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस जब तक मैंने ये प्रोसेस किया था इसको बोलते हैं हम डेविएशन, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन, एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो भाई यहां पर एच मेरा क्या है, 10 है, तो -15 डिवाइड बाई 10 इज -1.5, माइनस बड़ा आगे लिख दिया, -0.5 प्लस में 0.5, ठीक है, 1.5 और 2.5। अब इससे हुआ क्या है, नंबर्स और छोटे हो गए, और क्या हुआ है, नंबर्स और छोटे हो गए, दैट्स इट। तो यहां पर नंबर छोटे हो गए, तो अब मैं यहां पर इसका मीन निकालूंगा। ठीक है, जिसको आपकी बुक में किस चीज से रिप्रेजेंट किया गया है, यू से रिप्रेजेंट किया गया है, यू से, यू आई इज दिस। ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं है ना किसको किससे रिप्रेजेंट किया, इसलिए बस बुक में देख लिया, यू आई से रिप्रेजेंट किया है। तो भाई यू आई, यू बार क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई। आप इस छोटे डेटा का मीन निकाल रहे हो, तो मीन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। 5 बार -1.5 आया, 10 बार -0.5 आया, 5 बार 0.5 आया, 5 बार 1.5 आया, 10 बार 2.5 आया, दैट्स इट। तो एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, तो इससे क्या मिलेगा, यू बार मिलेगा। अब यू बार जो डेटा आया वो एक्चुअली में इसका मीन है। ठीक है, इसके मीन में आप क्या करोगे, एच से मल्टीप्लाई करोगे, तो यू बार को एच से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो वो इतना टाइम्स बढ़ के इसके मीन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यू बार बेसिकली किसके बराबर है, लॉजिकली अब देखा जाए तो वो डी बार के बराबर है, और कुछ नहीं, डी के मीन के बराबर है। ठीक है, बट हमारी बुक में नहीं दिया है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। तो यू बार मल्टीप्लाई एच, अब आप क्या करोगे, इसमें ए को ऐड करोगे। ठीक है, जैसे डी बार में ए को ऐड करते थे, और ये बन गया आपका एक्स के मीन के बराबर। यहां से मल्टीप्लाई किया, यहां पहुंचे, फिर ऐड किया, यहां पहुंच गया, दैट्स इट। और हुआ क्या है, इस डेटा में से ए माइनस किया तो यहां पहुंचे, फिर इसका मीन निकाला तो इसके मीन में से ए माइनस है ना, इसीलिए तो आप यहां आपका मीन निकालने के लिए ए को ऐड कर दोगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें से एच को डिवाइड किया तो ये डेटा आया, डी में से एच को डिवाइड किया तो ये डेटा आया, तो भाई इसका जो मीन आएगा उसमें एच को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मीन आ जाएगा, और यहां पे माइनस करके पहुंचे तो इसलिए ए को ऐड करोगे तो इसका मीन आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। दैट इज वाई योर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार मल्टीप्लाई एच, और यही देखो एग्जैक्ट फॉर्मूला है। और हमने ये फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करके नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि वहां पर हम कुछ नहीं कर रहे थे, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही चीज लिखी हुई है, और वो आप खुद ऑब्जर्व करना और आपको देखना, यही चीज लिखी हुई है और कुछ नहीं है। बट हमने जो अच्छा काम किया वो ये कि उन चीजों को याद नहीं किया, स्टेप्स नहीं बनाए, हमने ऑब्जर्व किया। यस आई नो इसमें लंबा टाइम लगा, मैं मानता हूं, लेकिन आपका कंप्लीट नॉलेज आपको मिली, और यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ आई। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको अब कट करूंगा। आगे के 2 पार्ट 15 या 20 मिनट में आपको समझ आ जाएंगे, बट स्टिल मैं वीडियो को यहां पे कट कर रहा हूं। आगे का जो पार्ट है आपका मीडियन और मोड के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट ये जो चीज है, ये जो हमारी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है, आपको कैसी लगी, प्लीज इसको जरूर शेयर करना। और अगर आपको अच्छा लगा कि हम लोग आपको ऐसा लगता है कि हम आपको राइट वे ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने शेयर करो। ठीक है, तो देखो मीन निकालना आसान सी चीज है, क्यों निकालना है, कब निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालना है, और ये जो ये खतरनाक से मेथड हम लोग देखते हैं, ये एक्चुअली में खतरनाक नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक प्यारा सा नमूना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो इस पार्ट को यहां पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को आप कोशिश करना कि इसी के बाद तुरंत देख लेना। ठीक है, इसी के बाद तुरंत देखना, मतलब तुरंत नहीं, थोड़ा ब्रेक लेना, क्योंकि काफी लंबा हो गया है, हमारा ब्रेन थक जाता है। 1 से 1.5 घंटे बाद, ठीक है, आप इसको जरूर देखना, मतलब एक मोमेंटम को कंटिन्यू रख के आप नेक्स्ट पार्ट को भी देख लो, और उससे क्या होगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और आप सारे पार्ट्स को एक बार में अच्छे से ग्रैब कर लोगे लाइफ टाइम के लिए। दैट इज वाई बस मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।